गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 231 है। ये टेस्ट सीरीज आरओ एआरओ के लिए चल रही है और इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 231 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला टेस्ट आज का। पहला प्रश्न दो स्टेटमेंट वाला। मंकी पॉक्स या एम पॉक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। मंकी पॉक्स या एम पॉक्स एक जूनोटिक वायरल बीमारी है और इसे पहली बार वर्ष 1970 में भारत में देखा गया था। कौन सा सही है इसमें? देखिए, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह बताया कि मंकी पॉक्स को एम पॉक्स कहना ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो मंकी पॉक्स एम पॉक्स के नाम से जाना जाता है अभी, और यह एक बिल्कुल जूनोटिक वायरल बीमारी है। तो करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। और इसे पहली बार अफ्रीका महाद्वीप के कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में वर्ष 1970 में देखा गया था, ना कि भारत में। तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला वाला ही करेक्ट होगा। तो एमपॉक्स एक जूनोटिक वायरल बीमारी है जिसके लक्षण जो है चेचक के समान होते हैं, लेकिन यह कम संक्रामक होता है चेचक से। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के अफ्रीकी देश में यह पहली बार वर्ष 1970 में मनुष्यों में पाया गया। तो दूसरा वाला गलत। चेचक के उन्मूलन के लिए जो उपयोग किए जाने वाले टीके होते हैं वो एम पॉक्स से सुरक्षा प्रदान करते हैं, मतलब वो मंकी पॉक्स में काम कर जाएंगे। और इस रोग के इलाज के लिए नए टीके भी विकसित और स्वीकृत किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस, पेरू, जेनेवा, न्यूयॉर्क। वही है जहां पर WHO का है, यानी स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। सी है इसका आंसर। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं आरओ एआरओ की, यानी पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। देखिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO 192 देशों की सदस्यता वाला एक अंतर सरकारी संगठन है और भारत जो है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का सदस्य देश है। इसका जो मुख्यालय है वह है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में और इसकी उत्पत्ति अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन से हुई है, जिसे वर्ष 1873 के वियना अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान कांग्रेस के बाद स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश पशुओं को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बना? पशुओं को भी मिल गए लीगल राइट। इक्वाडोर है इस देश का नाम, इक्वाडोर। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर साउथ अमेरिका का यह देश है, पशुओं को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। इक्वाडोर के सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया कि इस देश में पशुओं का शिकार न करने, कब्जा न करने, एकत्र न करने, तस्करी न करने, विपणन या आदान प्रदान न करने का अधिकार है। और साथ ही यह भी कहा कि पशुओं को भी अपने पशु व्यवहार के मुक्त विकास का अधिकार है, जिसमें पालतू ना होने की गारंटी शामिल है तथा मानवीय विशेषताओं या उपस्थिति को आत्मसात करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 4 इंडियन पॉलिटी से है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद सदस्यों को संसद में उनके बयान के लिए न्यायालयीय कार्यवाही से सुरक्षा प्राप्त है? वो है आर्टिकल 105। अनुच्छेद 105, 110 में तो धन विधेयक है, वित्त विधेयक 117 में, तो इनको तो एलिमिनेट कर ही दीजिए। देखिए, 7 फरवरी 2023 को क्या हुआ? लोकसभा में विपक्ष के नेता द्वारा दिए गए भाषण के एक हिस्से को अध्यक्ष के आदेश से संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105(2) के तहत संसद सदस्यों को संसद में उनके बयान के लिए न्यायालयीय कार्यवाही से सुरक्षा प्राप्त है। हालांकि उनके जो भाषण है वो संसद के नियमों के अनुशासन, सदस्यों की अच्छी समझ और अध्यक्ष द्वारा कार्यवाही के नियंत्रण के अधीन है। मेडाइवल हिस्ट्री का प्रश्न है, किस शासक को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर ए।
कुतुबुद्दीन ऐबक को बड़े पैमाने पर दान करने के कारण लाख बख्श या लाखों के दाता की उपाधि दी गई। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान और गुलाम राजवंश के संस्थापक थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुब मीनार की नींव रखी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नंबर 6 पर आ जाइए। तबकात अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया? निजामुद्दीन अहमद। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद बख्शी, ये पूरा नाम है, मध्यकालीन भारत का एक मुस्लिम इतिहासकार था। वह मोहम्मद मुकी में हरवी का पुत्र था। निजामुद्दीन अहमद ने तबकात अकबरी किताब लिखी, जो भारत में मुस्लिम शासन का एक सामान्य इतिहास है। इसके अतिरिक्त कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, जैसे कि पातशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी, अकबरनामा अबुल फजल, बहुत पूछते हैं हुमायूं नामा को, गुलबदन बेगम की रचना है। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? यह रचनाएं रचनाकार कौर पंचाशिका, कादम्बरी, राजतरंगिणी, कलहण, बाणभट्ट, विलहण, कौन सा करेक्ट है इसमें? राजतरंगिणी तो कलहण की रचना है, कश्मीर का इतिहास बताती है। कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट है, ये भी ठीक है। हर्षचरित के भी बाणभट्ट है। कौर पंचाशिका विलहण की रचना है, ये भी ठीक है। तो तीनों के तीनों सही सुमेलित हैं, डी है इसका आंसर। तो कौर पंचाशिका होगी विलहण की रचना, कादम्बरी के बाणभट्ट, राजतरंगिणी कलहण की रचना। क्वेश्चन नंबर 8 पर अजय, निम्नलिखित में से कौन सा मिसमैच है? सही सुमेलित नहीं है रही यह रचनाएं। यह उनके लेखक वंश भास्कर, कुबलयमाला, पृथ्वीराज विजय, हम्मीर महाकाव्य। हम्मीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी का है, कुबलयमाला उद्धोतन सूरी की है, वंश भास्कर सूर्यमल मिशन का है, पृथ्वीराज विजय चंद्रवरदाई की नहीं है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो है चंद्रवरदाई की। तो ये कुछ इस तरह की भी रचनाएं पूछ ली जाती हैं, क्योंकि प्रश्नों की संख्या 140 है आरओ में। ठीक है, बिल्कुल अननोन रचनाएं। अगर एलिमिनेट नहीं हो रहा है किसी से तो छोड़ना ही बेहतर होगा, क्योंकि 1/3 की माइनस नेगेटिव मार्किंग है। देखिए, पृथ्वीराज विजय के लेखक चंद्रवरदाई नहीं है, बल्कि जैनक हैं। और ये चाहमान राजवंश के बारे में संस्कृत में लिखा गया, पृथ्वीराज विजय। क्योंकि लेखक चंद्रवरदाई की बात करें तो ये राजा पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। उन्होंने लिखा पृथ्वीराज रासो, जो पृथ्वीराज चौहान के बारे में एक कविता है। कविता जो है ब्रज भाषा में लिखी गई और इसका मूल संस्करण 13वीं शताब्दी का है। कविता में पृथ्वीराज चौहान द्वारा कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री के प्रेम और अपहरण का वर्णन है। नाम क्या था पुत्री का? संयोगिता। हिस्ट्री का सवाल है, मेडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारतीय इतिहास से। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किन के लिए किया जाता था? ये एग्जाम में कुछ टर्म होते हैं दिल्ली सल्तनत के, जैसे कि आमिल हो गया, मुकद्दम कौन था, चौधरी कौन था। तो कौन था ये? राजस्व अधिकारी, गांव का लेखाकार, एक तो है इन तीनों में से, या गांव का सरपंच। मुकद्दम या चौधरी गांव का सरपंच था, ए है इसका आंसर। तो दिल्ली सल्तनत के दौरान प्रांतीय सरकार की बात करें तो मुक्ति या वालिस प्रांतों के राज्यपालों यानी सूबेदारों को दिया गया नाम था, जो कानून और व्यवस्था बनाए रखने और भू राजस्व एकत्र करने के लिए जिम्मेदार थे। प्रांतों को आगे सिकों में विभाजित किया गया था, जो कि सिकदार के नियंत्रण में थे। सिकों को आगे परगना में विभाजित किया गया था, जिसमें कई गांव शामिल थे और जिसका नेतृत्व आमिल करता था। गांव प्रशासन की मूल इकाई बना रहा। इसके मुखिया को चौधरी या मुकद्दम कहा जाता था और पटवारी गांव का लेखाकार था। तो दिल्ली सल्तनत के कुछ टर्म है, जैसे कि मुकद्दम या चौधरी कौन था, आमिल कौन था, शिकदार कौन था, मुक्ति या वालिस कौन था और पटवारी कौन था। ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? इसका आंसर राजस्थान, ए है इसका आंसर। देखिए, सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में राजस्थान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
और यहाँ सर्वाधिक 1264 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन हुआ। इसके बाद क्रमशः गुजरात में 1024 मेगावाट, उसके बाद मध्य प्रदेश में तीसरा 679 मेगावाट, चौथा तमिलनाडु 419 मेगावाट। 11 नंबर का प्रश्न है, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? पवन, तमिलनाडु है, भी है इसका आंसर। देखिए, पवन ऊर्जा के क्षेत्र में तमिलनाडु सबसे अग्रणी राज्य है। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान आदि अन्य प्रमुख पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य हैं। और भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ? 1990 से। 12वां प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री का है। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? कौन नहीं आया तो प्रश्नवाचक की आवश्यकता नहीं है। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। रेलवे लाइन भी और टेलीग्राफ लाइन भी। देखिए, भारत में डाक सेवा 1854 में ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा शुरू की गई। राज्य हड़प नीति भी यही लेकर आया। नंबर 13 पर आ जाइए। भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ? संजीव रेड्डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर वीवी गिरी। कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, भी है इसका आंसर। देखिए, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे। वह भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे और 3 मई 1969 को उनकी राष्ट्रपति पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। हर साल भारत का जो बृहत्तम पशु मेला है वो कहाँ लगता है? वो लगता है बिहार के सोनपुर में। हरियाणा का सोनीपत हटा दीजिए, सोनमर्ग हटा दीजिए, सोलापुर हटा दीजिए। देखिए, सोनपुर मेला जो है बिहार के सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा यानी नवंबर दिसंबर में लगता है। और यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, न केवल भारत बल्कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? इस तरह के प्रश्न ल्यूसेंट में हैं और ल्यूसेंट के बहुत सारे प्रश्न यूपी पीसीएस में भी सीधे सीधे और आरओ में भी सीधे सीधे पूछ लेते हैं। गुजरात का अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर है, ये है इसका आंसर। देखिए, अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है क्योंकि यह भारत में एक आर्थिक और वाणिज्यिक केंद्र के रूप में उभरा है। अहमदाबाद पश्चिम भारत का सबसे बड़ा शहर है और गुजरात राज्य में साबरमती नदी के तट पर स्थित है। अहमदाबाद को स्मार्ट सिटी विकसित करने के लिए चुना गया है। नंबर 16 पर आ जाइए। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इंग्लिश में बोलते हैं इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया। और कौन कौन से हैं वो 8 राज्य, याद रखिएगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और लगभग भारत के बीच से होकर गुजरती है ये। नंबर 17 पर आ जाइए। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है या स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो इसका मतलब ये हो गया इस राज्य का जो लिंगानुपात होगा इन राज्य या पौंडीचेरी का वो बढ़िया होगा। यहाँ पर महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। तो केरल हो गया एक, तो केंद्र शासित प्रदेश में ले लो पुदुचेरी को, तो सी हो गया इसका आंसर। देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुदुचेरी और केरल में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं। केरल में भारत का उच्चतम लिंगानुपात है। यह आंकड़ा 1084 महिलाओं की संख्या से 1000 पुरुषों को दर्शाता है, यानी महिलाएं अधिक हैं पुरुषों से। बाकी कम की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो हरियाणा है उसका लिंगानुपात या सेक्स रेशियो सबसे कम है, अर्थात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 1877 थी। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है इनमें? हीराकुंड, टेहरी, भाखड़ा या सोन? भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। देखिए, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है और एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा और दुनिया का 8वां सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई है 261 मीटर
और यह उत्तराखंड में टिहरी के पास भागीरथी नदी पर एक बहुउद्देशीय चट्टान और मिट्टी से बना तटबंध बांध है। तो भारत का सबसे ऊंचा, एशिया में दूसरा सबसे ऊंचा, दुनिया का 8वां सबसे ऊंचा। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान डैश के भारतीय राज्य में स्थित है। साइलेंट वैली क्या आएगा यहाँ पर? केरल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल? यहाँ आएगा केरल। साइलेंट वैली या शांत घाटी। देखिए, शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान केरल के अंतिम शेष वर्षा वन का एक सुंदर प्रतिनिधित्व करता, मतलब केरल में जो भी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट बचे हैं उनका सुंदर प्रतिनिधित्व करता है। और शांत घाटी को 1984 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और औपचारिक रूप से वर्ष 1985 में इसका उद्घाटन किया गया। क्या क्या मिलेगा यहाँ पे आपको? 41 स्तनधारी, 211 पक्षी, 49 सरीसृप, 47 उभयचर, 12 मछलियाँ, 164 तितलियाँ और पतंगों की 400 प्रजातियाँ यहाँ पर। और इस उद्यान में शेर पूंछ वाले मकाक की प्रजाति रहती है, जो उद्यान की प्रमुख प्रजाति है। शेर पूंछ मकाक बानर यानी लॉयन टिल्ड मकाक, ठीक है, शेर की पूंछ जैसा बानर। यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के केंद्र में स्थित है और इसमें दक्षिण पश्चिमी घाटों के जंगल और उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन शामिल हैं। यह कौन है? लॉयन टिल्ड मकाक? नहीं, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। 20वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? ये कोई ना कोई हेडक्वार्टर एग्जाम में पूछ लेते हैं सीधे सीधे, या मैच वैच करने के लिए पूछ लेगा। कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में, ये है इसका आंसर। देखिए, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया बीएसआई का मुख्यालय कोलकाता में है। और भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण की स्थापना 1890 में देश के पौधों के संसाधनों की खोज और आर्थिक गुणों के साथ पौधों की प्रजातियों की पहचान के उद्देश्य से की गई थी। और सरकार ने, यानी भारत सरकार ने 1954 में, 1954 में भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का पुनर्गठन किया। तो ये 20 प्रश्न है, इनकी प्रैक्टिस आप 1 से 2 बार कर सकते हो। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज़ यानी पीडीएफ सीरीज़ प्राप्त कर सकते हैं आर ओ की। तो कि सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। साथ ही यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज़ 24 के लिए जो है वो चल रही है, उसका भी लाभ उठाते रहिए, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए, जो भी टेस्ट आता है उसका एक बार रिविज़न जरूर किया कीजिए, ठीक है। वीडियो से भी जरूर करना, अगर आपने ग्रुप ज्वाइन कर रखा है तो उससे भी करना, क्योंकि बोल सुनकर लंबे समय तक याद रहता है। धन्यवाद।